पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ईडी के बीच हाल में जो घटना घटी वो लोकतंत्र की हत्या थी या फिर संविधान की हत्या या फिर चुनाव से पहले साम दाम दंड भेद का वो सियासी खेल जहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि बंगाल चुनाव से पहले नियम कानून कायदों के लिए कोई जगह नहीं बची। The party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी थी, जिनका यह दावा था कि पश्चिम बंगाल में वो काले धन और वित्तीय गड़बड़ियों का हिसाब मांगने पहुंचे थे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी जो उस जांच को रोकने के लिए खुद ढाल बनकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। और इसी वजह से देश दो हिस्सों में बंट गया। एक धड़ा जो खुलकर कह रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है क्योंकि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष का चुनाव जीतना चाहती है, और दूसरा धड़ा जो यह कह रहा है कि यह संविधान की हत्या है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सड़क पर उतर जाएंगी तो इस देश में कानून का राज कैसे चलेगा। और इन सब के बीच में वो आम जनता जो दोनों को देख रही है वो नजरिया नहीं बना पा रही है। उसके जहन में सवाल आ रहा है कि यह सच क्या है, मामला क्या है। क्या आईपैक के उस दफ्तर में वोटों की डकैती हो रही थी जिसे रोकने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी, या फिर ममता के घोटालों के सबूत सार्वजनिक न हो जाएं इसलिए ममता उसे बचाने पहुंची थी, जिसे बचाने के लिए ममता ने पुलिस को भेज दिया था। अब क्या यह मामला अमेरिका के वाटरगेट जैसा जासूसी कांड है या फिर बंगाल के पार्थ चटर्जी पार्ट 2 जैसा करप्शन कांड। और इसीलिए हमें लगा कि जब ये सारे सवाल आपके जहन में हैं और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अभी से खैला होबे शुरू हो गया तो बिना ममता या बीजेपी के हुए जनता के दिल की बात जनता को समझा देते। और इसीलिए आज इस वीडियो में सियासी शोर को हम म्यूट करेंगे और सिर्फ फैक्ट्स पर इस पूरी घटना का एक्सरे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपैक के उस लैपटॉप में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र छिपा है जो दोनों साइड की नींद तोड़े हुए है। हम आपको समझाएंगे उस मनी ट्रेल के बारे में जिससे चुनाव लड़े जाते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि ये लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए कैसे अस्तित्व की लड़ाई है। साथ ही इंडिया गठबंधन की दुविधा को समझेंगे जो इस रेड के बाद फंस गई है। इसलिए बेहतर है कि अगले 15-20 मिनट के लिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि विश्लेषण जो है वो तीखा होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बंगाल के विषय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि हम वीडियो की शुरुआत में स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो बीजेपी या ममता बनर्जी का नहीं है। ये वीडियो आरोप और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण है जिसमें आखिरी फैसला हम आपको करने की छूट हर बार की तरह देंगे। अब शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी इस बार बार वाटरगेट शब्द का इस्तेमाल कर रही है। अब आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए कि वाटरगेट कौन सा भूत है। वाटरगेट को समझने के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा साल 1972 में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, वहां के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उनकी कुर्सी उस वक्त खतरे में थी। उन्हें डर लग रहा था कि वो अगला चुनाव हार जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए नैतिकता को ताक पर रख दिया और अपने जासूसों को विपक्ष की पार्टी के दफ्तर में भेज दिया। उनका मकसद था कि विपक्ष के दफ्तर में माइक लगा दो, उनकी सीक्रेट फाइलों को चुरा लो और विपक्ष की अगली चाल का पता लगा लो। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी और चोरी पकड़ी गई, और इस चोरी को नाम दिया गया था वाटरगेट स्कैंडल। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को शर्मिंदा होकर बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज 2026 में टीएमसी कह रही है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो वही गलती दोहरा रही है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार जानती है कि वो बंगाल में राजनीतिक तौर पर टीएमसी से नहीं जीत सकती, इसलिए वो एजेंसियों का इस्तेमाल करके टीएमसी के इलेक्शन प्लान को चुराना चाहती है। भले ही वो इसे कानूनी रेड कह रही हो, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि ये जासूसी है। फर्क बस इतना है कि 1972 में चोरी फाइलों की हो रही थी और आज डिजिटल इंडिया के दौर में डेटा चुराने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप ममता बनर्जी के हैं। लेकिन अब आते हैं उस घटना पर जिसने दिल्ली से कोलकाता में हड़कंप मचाया। हुआ क्या था? 8 जनवरी सुबह 11:30 पर कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट ईडी की टीम प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में मौजूद होती है। अब प्रतीक जैन कोई नेता तो है नहीं। प्रतीक जैन प्रशांत किशोर के साथी सहयोगी रहे हैं जो बंगाल में आईपैक के कामकाज को संभालते हैं। वहां के सीनियर डायरेक्टर हैं। यही वो कंपनी है जो ममता बनर्जी का पूरा चुनावी कैंपेन मैनेज करती है। पिछली बार भी इसी कंपनी ने मैनेज किया था।
जब प्रशांत किशोर इसे लीड कर रहे थे। ईडी का आधिकारिक दावा था कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने पहुंचे, लेकिन तभी वहां पर यह घटना होती है जो भारतीय पॉलिटिक्स के इतिहास में शायद कभी देखी गई, कि ईडी छापा मारती है और मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। अब आमतौर पर होता क्या है कि नेता जो है बयानों से विरोध करते हैं, रैलियों से विरोध करते हैं, लेकिन एक सिटिंग सीएम रेड के बीच में फिजिकली पहुंच जाती है। काफी हैरान करने वाला। ममता जब बाहर आती है तो उनके हाथ में कुछ हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और फाइल का पुलिंदा था और मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ये मेरा डेटा है, तुम जांच के नाम पर मेरी पार्टी का डेटा चुरा रहे हो। इसके बाद ममता रुकी नहीं, ईडी के अफसरों के खिलाफ चोरी और अवैध घुसपैठ की एफआईआर दर्ज करवा दी। अब आप ये सोचिए कि जिस एजेंसी को चोर पकड़ना था, राज्य की पुलिस ने उसी एजेंसी पर चोरी का केस ठोक दिया। अब आम आदमी के मन में एक सवाल आया कि भाई साहब, एक प्राइवेट कंपनी के लैपटॉप के लिए मुख्यमंत्री इतना टेंशन काहे ले रही है? इतना मतलब क्यों तमाशा करने की जरूरत है? क्या दाल में कुछ काला है? यहीं पर आपको आज की हाईटेक राजनीति को समझना पड़ेगा। देखिए, आज के दौर में चुनावी भाषणों से नहीं, डेटा से चुनाव जीते आते हैं और आईपैक टीएमसी का दिमाग है। प्रतीक जैन के उस लैपटॉप में जो डेटा बंद है वो किसी भी विरोधी पार्टी के लिए सोने की खदान से कम नहीं है। अब उस लैपटॉप में क्या क्या हो सकता है? अनुमानन तो उस लैपटॉप में 7 करोड़ वोटरों का एक्सरे हो सकता है। मतलब आईपैक के पास बंगाल के एक एक वोटर का डेटा है, किस बूथ पर कौन नाराज है, किस गांव में किस जाति के कितने वोटर हैं, किसको क्या वादा करने से वोट मिलेगा। कमजोरी की रिपोर्ट है, टीएमसी के किस विधायक की छवि खराब है, किसका टिकट काटना है, किसको टिकट देना है। अगर ये जानकारी बीजेपी को मिल जाए तो वो उन नाराज नेताओं को तोड़ सकती है और चुनाव की चाल की भी स्ट्रेटजी हो सकती है। चुनाव से ठीक पहले ममता दीदी कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली हैं, कौन सी नई योजना लाने वाली हैं, ऐसा हो सकता है कि उसमें उसका ब्लूप्रिंट भी मौजूद हो। सो अगर ममता के आरोपों को सही मान ले तो फिर बीजेपी को डेटा ये मिलता तो ये डिजिटल डकैती हो जाती। ये वैसा ही है जैसे आप परीक्षा से पहले आप क्लास के टॉपर बच्चे के नोट्स को चोरी कर लें। इसलिए ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि डेटा उन्हें चुनाव हरवा देता। लेकिन ये ममता बनर्जी का पहलू है। इस तस्वीर का एक और पहलू है, वो है पैसा। ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया पैसा, जिसे पॉलिटिक्स की दुनिया में हम विटामिन एम कहते हैं। और ये विटामिन एम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सब जानते हैं कि भारत में चुनाव लड़ने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। ईडी जो यहां आरोप लगा रही है या उसका जो कानूनी तर्क है वो ये है कि आईपैक को जो करोड़ों की फीस दी जाती है, असल में वो पुराने घोटालों का काला धन हो सकता है, जिसे कंसल्टेंसी फीस के नाम पर इधर से उधर किया जा रहा है। और बीजेपी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये रेड डेटा से ज्यादा टीएमसी की फंडिंग लाइन काटने के लिए थी। इसे ऐसे समझिए कि चुनाव लड़ने के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी चाहिए होती है जो सर्वे करती है, पोस्टर लगवाती है, सोशल मीडिया संभालती है। अगर चुनाव से ठीक पहले आप उस कंपनी के बैंक खाते फ्रीज कर दें या उसके काम करने पर रोक लगा दें तो पार्टी जो है वो ऑटोमेटिकली पैरालाइज हो जाएगी, विकलांग हो जाएगी। पार्टी के पास रणनीति होगी लेकिन जमीन पर उतारने के लिए पैसा और मशीनरी नहीं होगा। यानी लड़ाई जो है सिर्फ रणनीति की नहीं बल्कि सप्लाई लाइन की भी है। केंद्र सरकार जानती है कि बिना पैसे के बड़ी से बड़ी फौज भी जंग हार जाती है। और ये तर्क जो है, यही तर्क देकर बीजेपी के लोग संविधान की हत्या करने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस पूरे खेल में एक ऐसा नाम भी है जो सामने नहीं है लेकिन उसकी परछाई हर जगह पर, और वो नाम है प्रशांत किशोर। भले ही पीके बिहार में अपनी खुद की राजनीति कर रहे हो, लेकिन आईपैक उन्हीं की बनाई हुई मशीनरी है और आज भी आईपैक का मतलब प्रशांत किशोर ही समझा जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये रेड पूरे देश की कंसल्टेंसी इंडस्ट्री को एक संदेश है कि आप पर भी हमारी निगाहें हैं। अब क्या ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है ताकि भविष्य में बड़ी पीआर और डेटा कंपनियां जो हैं वो बहुत बड़ी क्रांति से बचें? ये आरोप ममता दीदी के साइड से आ रहा है, लेकिन बीजेपी पैसों की बात कर रही है और इन सब के पीछे बंगाल के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो पिस रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिए उस पुलिस कमिश्नर या डीजीपी के बारे में जो सैंडविच बन गया है। अगर ममता बनर्जी का आदेश नहीं मानेगा तो राज्य सरकार उन्हें सस्पेंड कर देगी और अगर वो ईडी को रोकेंगे तो केंद्र सरकार उन पर एक्शन लेगी, उन्हें दिल्ली तलब कर देगी। मतलब जो सिस्टम को संविधान की जगह उसके आकाओं की बात सुननी पड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लोकतंत्र को होता है। और आज बंगाल का जो प्रशासन है वो इसी डर के साए में जी रहा है।
अब सवाल ये, क्या ममता दीदी सही है या बीजेपी सही है? सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन आज सच तो हम बोलेंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। क्या ये मान ले कि बंगाल में सब कुछ पाक साफ है, ममता बनर्जी और उनकी सरकार दूध की धुली है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हम उन तस्वीरों को नहीं भूल सकते जब ममता के बेहद करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से करोड़ों के नोटों के पहाड़ मिले थे, 50 करोड़ रुपया कैश। हम राशन घोटालों को नहीं भूल सकते जहां गरीबी के हक का चावल चोरी करके खुले बाजार में बेच दिया गया। हम संदेश खाली को नहीं भूल सकते। अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये सब राजनीति है, तो उन्हें भी ये जवाब देना होगा कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ। जब आप एक संवैधानिक पद पर होकर जांच एजेंसियों को रोकते हैं, तो जनता के मन में शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। ऐसे में सवाल ये, क्या वाकई में वो डेटा को बचा रही थी या घोटालों के सबूत को मिटा रही थी? और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो ममता दीदी से पूछा जाएगा। हालांकि इस तस्वीर का एक और पहलू है कि केंद्र सरकार और ईडी जो है वो भी दूध के नहीं धुले हैं, उनका भी रिकॉर्ड साफ नहीं है। आंकड़े गवाही देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में ईडी ने 95% से ज्यादा रेड जो है वो केवल विपक्ष के नेताओं पर की है, और रेड करने के बाद जो सजा हुई है उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो सवाल यह है कि क्या ईडी का रेड करने का मकसद सजा दिलाना है, करप्शन एक्सपोज करना है, या फिर हेडलाइन बनाना, चुनाव से पहले माहौल खराब करना? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही सवाल बीजेपी की वॉशिंग मशीन को लेकर भी है, क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। आज वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन जब वो कल टीएमसी में ममता के राइट हैंड थे तो उन पर भी नारदा स्टिंग का केस चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए, उनकी फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। अब जनता ये पूछती है कि क्या ये दोगलापन है? उसे लगता है कि एजेंसी का काम भ्रष्टाचार मिटाना है, लेकिन एजेंसियां विपक्ष को मिटा रही है। यही वो पॉइंट है जो ममता बनर्जी को ताकत देता है। हालांकि यहां पर हमें ईडी के पीएमएलए कानून की ताकत को समझना होगा। बाकी जांच एजेंसियों में एजेंसियों को साबित करना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति कसूरवार है, लेकिन जब बात ईडी की आती है तो ईडी के पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत आरोपी को तब तक जमानत नहीं मिलती है जब तक वो खुद अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दे। मतलब ईडी अगर किसी को उठाती है तो जेल जाना आसान है, बाहर आना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के नेता जो हैं वो पुलिस से रत्ती भर नहीं डरते, लेकिन वो ईडी से कांपते हैं, क्योंकि ईडी के मामले में उन्हें खुद ही साबित करना है कि भाई साहब मैं बेकसूर हूं। और ईडी का जब कन्विक्शन रेट खराब जा रहा है कि 95% विपक्ष के नेताओं पर रेड मारी गई और उसके बाद सजा कम को मिली, तो फिर यह सवाल नियत को लेकर आता है। अब यहां पर एक और सवाल उठता है दोस्ती और दुश्मनी का इंडिया गठबंधन की। इस लड़ाई का एक और साइड इफेक्ट है जिसे दिल्ली में बहुत गौर से देखा जा रहा है, और वो है विपक्ष की एकता। हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां ममता की घोर विरोधी हैं। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता ममता को पानी पी पी कर कोसते हैं। ये बीजेपी के लिए एडवांटेज देता है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या होगा? अगर कांग्रेस इस रेड का विरोध करती है, ममता का साथ देती है, तो बंगाल में उसका अपना वोटर जो ममता से नाराज है वो छिटक जाएगा। वो सोचेगा कांग्रेस और टीएमसी जो है वो आपस से मिले हुए हैं। अगर कांग्रेस खामोश रहती है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका गठबंधन जो है वो कमजोर हो जाएगा। बीजेपी जानती है कि ममता बनर्जी को जेल भेजना शायद मुश्किल है, लेकिन इस रेड के जरिए विपक्ष के अंदर शक का बीज बोया जा सकता है। क्या राहुल गांधी ममता के लिए बोलेंगे या ममता के खिलाफ बोलेंगे? अब भविष्य में यह देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। एक सवाल जो हमारे आपके मन में और आना चाहिए कि बंगाल में इतना तमाशा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है बीजेपी और ममता के लिए करो या मरो की स्थिति। बंगाल में दोनों के स्टेक्स जो हैं बहुत हाई है, और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि बंगाल में बीजेपी और ममता हाथ धोकर एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों लड़ाई जो है इतनी बड़ी हो गई है, व्यक्तिगत हो गई है। तो सबसे पहले बीजेपी के लिए बंगाल क्यों जरूरी है? देखिए, बीजेपी ये जानती है कि हिंदी बेल्ट पर वो फिलहाल बढ़िया है, यहां से और सीटें बढ़ाना मुश्किल है। जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब कई बार कम होगा, कई बार बराबर मिलेगा। जैसे यूपी में कम मिला, बाकी जगह पर ज्यादा मिला, ये चलता रहेगा। अगर उन्हें नई सीटें चाहिए तो नई सीटों में सबसे ज्यादा सीट उन्हें बंगाल दे सकता है। दूसरी चीज, बंगाल बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है। ऐसे में एक बड़ा ट्रिब्यूट हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी को बड़ा एडवांटेज दे देगा। तीसरा,
2024 में घटी सीटों के बाद अब ये साख का भी सवाल है, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था, बहुत सारी चर्चाएं चली थी, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर दिया था। देखिए, बीजेपी देश के कई बड़े राज्यों में जो स्टेट की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्षी, उनको हरा चुकी है, लेकिन बंगाल में वो फटक नहीं पाई। और बंगाल उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक, सीटें ज्यादा है, दूसरा, विपक्षी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कमजोर होगी, तीसरा, नए सिरे से बीजेपी रिवाइव होगी, पूरे देश में उनको जोश जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो साख पर सवाल उठा था यूपी में सीटें कम होने के बाद, वो यहां जीतने के बाद बीजेपी को लार्जर देन लाइफ बना लेगा, क्योंकि इससे पहले वो दिल्ली और बिहार जीत चुके हैं एक तरफा। बंगाल अगर वो जीत गए तो फिर वो अपने पीक पर फिर से पहुंच जाएंगे। अब सवाल है कि ममता बनर्जी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, ममता बनर्जी के पास बंगाल के अलावा कोई दूसरा राज्य नहीं है। अगर बंगाल हाथ से गया तो टीएमसी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ममता बनर्जी जो है वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सत्ता सौंपना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप सबसे ज्यादा उन्हीं पर है। ऐसे में अगर सरकार जाती है तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और कहानी बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद हो सकता है उसके बाद लेफ्ट वाले वापसी कर ले, हो सकता है कांग्रेस उसके बाद मजबूत हो जाए, या बीजेपी जहां जाती है वो अजगर की तरह फैल जाती है, फिर वो हटती नहीं है। हमने कई राज्यों में देखा है कि बीजेपी आना मुश्किल होता, जब आती है तो फिर वो कई सालों तक रहती है। ऐसे में उस स्टेट में ऑपोजिशन जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। ममता बनर्जी की उम्र को देखते हुए अभिषेक बनर्जी अभी स्टैब्लिश पूरी तरह नहीं हुए हैं। ममता के लिए भी डू और डाई है। एक और कहानी है कि ममता बनर्जी का सपना जो है वो नेशनल लेवल पर भी हीरो बनने का, मतलब कहा नहीं जा रहा, लेकिन हमेशा से चाहत थी कि थर्ड फ्रंट के जरिए वो भी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बन जाए। अब अगर ममता को नेशनल लेवल पर अच्छा करना है तो बंगाल में उनको मजबूत रहना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। और जब लड़ाई अस्तित्व की होती है तो नियम, कायदे, कानून जो है वो पीछे छूट जाते हैं। हालांकि इस पूरी लड़ाई में जो स्पष्ट नजर आता है वो ये कि एक तरफ सत्ता का अहंकार है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का दाग। अगर आईपैक से डेटा चोरी करना मकसद है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन अगर सीएम ने सबूत मिटाने के लिए रेड रोकी है तो यह कानून की हत्या है। अफसोस की बात यह है कि इस लड़ाई में जीत किसी भी पार्टी की हो, हार सिर्फ और सिर्फ भारत के आम नागरिकों की हो रही है, जिसका भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है। इसलिए इस पूरी कहानी को बताने के बाद फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इसलिए सवाल ये, क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका है या सत्ता की दादागिरी? फिलहाल वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक हम और आप मिलकर सवाल पूछ रहे हैं और बेबाकी से अपनी राय को रख रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक गुजारिश आपसे कि हमारा क्राइम बुक चैनल है, उससे आप जुड़िएगा। क्राइम की तमाम कहानियां जो है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो खुशी होगी हमें। हमने 1 लाख सब्सक्राइबर वहां पूरे कर लिए हैं, अच्छी बात है। बहुत सारी कहानियां वहाँ मिलेंगी। कोई और विषय जिस पर आप चाहते हैं कि हम आपको डिटेल में समझाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सुझावों को हम गौर से पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। बंगाल चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। हो सकता है कि इस बार बंगाल चुनाव में ग्राउंड जीरो से हम भी आपको देख जाएं, तो क्या ये शानदार रहेगा या स्टूडियो में रहकर कवर किया जाए, वो भी आप बता सकते हैं हमें। कुल मिलाकर आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।